हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अंकित। अभी से लगभग 30 या 35 दिन बचे हैं नीट में, जिसको अप्रोक्स डेटा माना जाए तो 30 दिन बचे हैं। और अभी भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। मेरे से व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके पूछते हैं, भैया बायो में पढ़े तो पढ़े कहाँ से? जो एक साल पहले से मेहनत करते आ रहा हूँ अपने नोट्स पे, वो पढूं या एनसीईआरटी पढूं या फिर शॉर्ट नोट्स पढूं या जो टीचर प्रोवाइड कर रहे हैं माइंड मैप वगैरह वो पढूं। तो मैं आज के वीडियो में बेसिकली यही डिसाइड करूँगा कि लास्ट में बायो में आपको कहाँ से पढ़ना है और कौन से चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि बायो में 5 ऐसे यूनिट है जिनको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से याद कर लिया, पढ़ने का मतलब अच्छे से अगर आपने याद कर लिया तो 250 प्लस स्कोर आपको ईजिली वहाँ से गेन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इन्हीं सभी सवालों के साथ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि बायो में पढ़ना कहाँ से है, सबसे बड़ी सवाल कि बायो में पढ़ना कहाँ से है। कुछ टीचर बोल देते हैं कि जो आप नोट्स बनाते आ रहे हो पूरे साल से, 1 साल 2 साल से मेहनत कर रहे हो, उसे पढ़ लो लास्ट के टाइम पे। कुछ टीचर बोलते हैं कि नहीं एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र है, एनसीईआरटी पढ़ना है। कुछ टीचर बोलते हैं कि नहीं शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, काम चल जाएंगे। देखो भाई, सबसे पहले हमें डिसाइड करना कि मार्क्स कितना लाना है। अगर आपका टारगेट 400 है, 500 है, 550 है, तो आपका टारगेट कितना भी रहे, बायो में आपको मिनिमम 300 स्कोर करने ही होंगे। अगर आप बायो में 300 स्कोर कर रहे हैं तो दूसरे सब्जेक्ट के लिए इजी हो जाएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। उसमें अगर थोड़े मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो इस चीज़ से आपको ओवरकम कर जाएंगे और आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। अभी तक आपने अगर बायो में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी ये वीडियो आपके लिए भी है। अगर आपने बायो में अच्छा खासा पढ़ लिया, बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिया है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि रिवीजन कहाँ से करें, तो वो चीज़ें भी मैं बताऊँगा। लास्ट ईयर का पेपर कुछ अलग था बायो का, इस ईयर का पेपर कुछ अलग आएगा। अलग इन द सेंस कि सिलेबस के मामले में बात करूँ तो लास्ट ईयर क्या था कि बायो में सिलेबस कुछ अलग थे, इस बार कुछ सिलेबस कुछ अलग है। लेकिन फिर भी बच्चे कन्फ्यूज्ड है, अभी भी 50% से ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज्ड हैं। और कन्फ्यूज कौन करते हैं? उनके टीचर यूट्यूब पे जो पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे बोलते हैं कि जो पोर्शन डिलीट कर दिया गया उसे भी पढ़ लो, क्योंकि उससे भी सवाल आएंगे, क्योंकि पहले सवाल आ चुके हैं। भाई अब सोचो, प्रैक्टिकली सोचना। पहले सवाल इसलिए आते थे क्योंकि पहले वो हमारे सिलेबस का पार्ट था, और वो जब चीज़ें वो सिलेबस का पार्ट है ही नहीं तो उससे सवाल कैसे आएंगे? जब एनटीए ने खुद सिलेबस डिसाइड किया है, जब खुद से सिलेबस डिसाइड हुआ है, उसके हिसाब से ही फिर सिलेबस को भी अपडेट कर दिया गया है कि नीट के लिए ये सिलेबस है। फिर भी अगर आप पढ़ रहे हो वो चीज़ें जो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, चैप्टर डिलीट हो गया है, फिर भी बोलते हैं टीचर पूरा चैप्टर मत पढ़ो, लेकिन इसमें कुछ टॉपिक पढ़ लो, वो आपके काम आएंगे। पहले सवाल आए हैं भाई, उसे छोड़ देना। मैं बता रहा हूँ लास्ट के टाइम पे कम चीज़ पढ़ना, लेकिन इफेक्टिवली पढ़ना और उसको याद रखना। ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारा चीज़ें पढ़ लिया हूँ लेकिन याद इतना सा है। वो चीज़ें कब होती है पता है? जब आप नोट्स से पढ़ रहे हो। बोलते हैं कि मैंने नोट्स में टीचर अच्छे से पढ़ा है, सब चीज़ पढ़। भाई पढ़ना और याद करना में अंतर है। आपने 100 चीज़ें पढ़ रखा है, वेल एंड गुड, लेकिन 100 चीज़ें याद तो नहीं कर पाओगे ना। इतने सारा डेटा है, इतने सारे इन्फॉर्मेशन है बायो में, सबको याद कर पाना मुश्किल है। तो याद क्या रखना है? जो चीज़ें एनसीईआरटी में दे रखी है बस उससे ही याद करना है। आपने पढ़ रखा है बहुत अच्छा, लेकिन याद कहाँ से करना है? जो एनसीईआरटी में दे रखा है, तो वही पढ़ना जो एनसीईआरटी में दे रखा है और जो सिलेबस का पार्ट है। कभी वो चीज़ें मत पढ़ना जो सिलेबस का पार्ट है ही नहीं, खास करके लास्ट के टाइम पे। अगर आपने आज से 10 महीना पहले अगर मैं वीडियो बना रहा होता तो मैं बोलता कि सब पढ़ो, सब सारे चीज़ का इन्फॉर्मेशन लेना अच्छी बात है और जानकारी होनी चाहिए। उससे हमारा क्या कंसेप्ट बिल्डिंग में ज़्यादा हेल्प होती है और हमें चीज़ें ज़्यादा पता होती है तो ज़्यादा चीज़ें समझ में भी आती है। लेकिन लास्ट में समझने वाली चीज़ है ही नहीं, लास्ट में चीज़ें होती है याद करने वाली चीज़। जो लास्ट का 1 मंथ बचता है ना, तो ऐसे नहीं कोई बोल देते कि लास्ट में अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी आप 500 स्कोर कर सकते हैं, 400 स्कोर कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 600 स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं कि आप अभी बिल्कुल। बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे जो बोलेंगे 0 से भी स्टार्ट करो, 600 ला लो 1 महीने में, 630 ला लो 1 महीने में। भाई वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैं भी अपने टाइम पे प्रिपरेशन किया था और जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ही पता है कि 600 लाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो बस, लेकिन हम लोग उस चीज़ पे फोकस करेंगे जितना हम ला सकते हैं। कैटेगरी वाले बच्चे जिनका 500 पे सिलेक्शन हो रहा है, 450 पे सिलेक्शन हो रहा है, तो बस आपके लिए क्या करना है वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ और कैसे रिवीजन करना है। आपने सब कुछ पढ़ रखा है फिर भी कंफ्यूज हो कि रिवीजन क्या करना है, तो मैं बताता हूँ। देखो, बायो में सबसे पहले जो चीज़ें सिलेबस का पार्ट है उसे ही पढ़ना है, जो सिलेबस का पार्ट नहीं उसे बिल्कुल भूल जाना है। और ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी के चक्कर में नहीं रहना। जो आपके पास एनसीईआरटी अवेलेबल है उसी से पढ़ना। जो डेटा ऐड ऑन हुआ है, अगर नए एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें ऐड ऑन हुआ है तो उसे कहीं से डाउनलोड करके उसे पढ़ लो। कुछ ऐसे डेटा जो पहले एनसीईआरटी में था और वो सिलेबस का पार्ट बन चुका है, तो उसे क्या करना है, एक नया बुक जाके खरीद नहीं लेना है कि पुराने एनसीईआरटी को खरीद के ले आए उससे भी पढ़ना है। जो चीज़ें ऐड ऑन हुआ है उसको अलग से साइड से इन्फॉर्मेशन लेके 1 पेज में 2 पेज में लेके लिख के और उसे याद कर लेंगे। सबसे सिंपल चीज़ है। तो बायो में करना क्या है मैं बताऊँ। देखो, बायो ज़्यादा हेक्टिक सब्जेक्ट नहीं है, ज़्यादा कठिन सब्जेक्ट नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री जैसा कि जहाँ पे आपको थ्योरी में भी अच्छा कमांड होना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस भी लगाने पड़ते हैं। बायो में सिंपल सा रूल है,
बस आप अच्छे से थ्योरी पढ़ लो, जो चीज़ें एनसीईआरटी में दे रखा है उसे बस याद कर लो और प्रीवियस ईयर कर लो, दैट्स इनफ। और रिवीजन कैसे करना है या फिर पढ़ना कैसे, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, मैं उन कैटेगरी बच्चों की बात करूँ जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा है बायो में, हल्का फल्का बस इधर पढ़े हैं, कोई भी रीजन से, उनका अपना रीजन हो सकता है क्यों नहीं पढ़े, उस चीज़ पे मैंने अभी नहीं आ रहा। और दूसरी कैटेगरी के बच्चे जो सब पढ़ रखे या फिर 11th पूरा पढ़ रखा है या फिर 12th पढ़ रखा है, तो आपको रिवीजन कैसे करना है, पढ़ना कैसे है, दोनों के लिए टेक्निक काम आने वाली है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखना। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़ें कि पढ़ना क्यों है पहले, किसे और किसे बाद में पढ़ना है, क्योंकि जो हम लोग किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं ना, एक प्लानर बनाते हैं, तो जो हम लोग पहले 10 दिन में पढ़ते हैं ना, जो जिस एफिशिएंसी से, वो अगले 10 दिन में वो एफिशिएंसी घट जाती है और उसके अगले दिन और भी घट जाती है। ये साइंटिफिकली प्रूव है। जैसे मैं बोलूँ, मैं अभी 2 घंटे के लिए पढ़ रहा हूँ, तो जो स्टार्टिंग का जो मैं 45 मिनट पढ़ूंगा ना, 30 मिनट पढ़ूंगा, वो मैं ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाऊंगा, उसमें ज़्यादा मेरा एफिशिएंसी रहेगा, उस चीज़ को मैं ज़्यादा ग्रैब कर पाऊंगा। लेकिन जो अगला 45 मिनट के बाद होने वाला टाइम है, उसमें मेरा एफिशिएंसी थोड़ा थोड़ा घटते जाएगा और मेरा बोरियतपन जो है, थोड़ा थोड़ा मैं बोर होते जाऊंगा और थोड़ा थोड़ा कम मन लगने लगा पढ़ने में। तो ऐसा क्यों ना करें, इस चीज़ को टैकल करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ कि जिस भी चैप्टर से ज़्यादा सवाल आते हैं पहले हम उसे पढ़ लें अपने रिवीजन के प्लान में, सबसे बेस्ट चीज़ है। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है, मैं 5 यूनिट बताऊंगा, सबसे पहले उसे पढ़ना, उसके बाद फिर रेस्ट ऑफ द चीज़ पे आप ध्यान देना। सबसे पहले हमें पढ़ना है इकोलॉजी में जो भी चैप्टर है उसको सबसे पहले पढ़ना है। वहाँ से आप 10 क्वेश्चन इजीली सिक्योर कर सकते हैं। इकोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, सबको पता है, और इतना आसान यूनिट है कि वो लगता ही नहीं कि बायो है। इकोलॉजी ख़त्म करने के बाद आपको 12th का ही दूसरा यूनिट है जो जंप करना उस पर, वो है जो 12th का फर्स्ट यूनिट है, मतलब 12th का सेकेंड यूनिट जो हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजी के बाद, वो है रिप्रोडक्शन वाला यूनिट। रिप्रोडक्शन का फर्स्ट चैप्टर जो है वो डिलीट हो चुका है, उसे बिल्कुल मत पढ़ना। अगर कोई टीचर बोले कि इसका सवाल कहीं और रिलेट होकर आए, तो जिस चैप्टर में रिलेट होकर आए उस चैप्टर को पढ़ना, इस चैप्टर को नहीं पढ़ना। वहीं पे क्यों ना इसको पढ़ ले, अगर किसी से कोई रिलेटेड है कंसेप्ट, तो जो चैप्टर मैं पढ़ रहा हूँ वहीं पे थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लूंगा, पिछला चैप्टर में जाने की क्यों ही जरूरत। इससे क्या होगा कि दिमाग पे थोड़ा प्रेशर कम लगेगा। देखो, अपने पास एक, जैसे किसी को बोला जाए कि तुम 5 चैप्टर करो और किसी को बोला जाए कि तुम 4 चैप्टर करो, तो जिसको बोला गया ना 4 चैप्टर करना है, उस पर ऐसे ही प्रेशर कम आएगा। और लास्ट में पता है कि हम लोग का दिमाग प्रेशर कुकर बन जाता है लास्ट के टाइम पे कि यार क्या पढ़ूं नहीं पढ़ूं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो जो चैप्टर रिड्यूस हो चुका है उसे बिल्कुल भी मत पढ़ना, बिल्कुल भी ना छूना, कितना भी टीचर कुछ भी बोलते रहे। तो उसके बाद रिप्रोडक्शन वाली यूनिट पे आनी है। वो खत्म करने के बाद आपको जाना है ह्यूमन फिजियो में। ह्यूमन फिजियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, जहाँ से 17 से 18 क्वेश्चंस बनते हैं इजीली। तो ह्यूमन फिजियो पे जंप करना है। ह्यूमन फिजियो को अच्छे से करने के बाद उसके बगल वाले यूनिट यानी प्लांट फिजियो पे जाना है। प्लांट फिजियो को अच्छे से करने के बाद डायरेक्टली आपको जंप करना है जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स में प्रिंसिपल ऑफ जो स्टार्टिंग क्लासिकल जेनेटिक्स हो गया, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, और उसके और 1-2 छोटे चैप्टर, सबको ये सब अच्छे से करने के बाद अगर ये 5 यूनिट सिर्फ आपने अच्छे से कर लिया, मतलब 250 नंबर आपके पक्के। तो उन बच्चों के लिए जो 250 नंबर ही टारगेट है उनका, क्यों जिनका 450 में सिलेक्शन हो जाएगा, उनका फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा है, तो 250 में उनका टारगेट है बायो में, तो बस ये आप 5 यूनिट कर लेना, अच्छे से कर लेना, उसको अच्छे से पढ़ लेना, तो आपके 250 नंबर आ जाएंगे। लेकिन मैं मैक्सिमम बच्चों का बात कर रहा हूँ जिनका टारगेट है 320, 340, जिनको अदर सब्जेक्ट से डर लग रहा है, फिजिक्स में डर लग रहा है कि नहीं फिजिक्स में अगर 20 नंबर कम भी हुए तब बायो से मैं ओवरकम कर लूँगा, बायो में 20 नंबर ज़्यादा ला लूँगा। तो उनको ये 5 यूनिट को अच्छे से करने के बाद जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर है उस पर मूव करना है। फिर कहाँ से आप स्टार्ट करोगे, 11th का स्टार्टिंग चैप्टर से, लिविंग वर्ल्ड से। लिविंग वर्ल्ड में जो चीज़ें डिलीट कर दिया गया उसे मत पढ़ना। उसके बाद अगला चैप्टर पे जाना है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे पढ़ना है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 1-2 डेटा को चेंज किया गया है, सुधारा गया है, तो वो डेटा आप याद रखना। जो भी डेटा सुधारा जाता है अगले साल उससे क्वेश्चंस आने की संभावना बढ़ जाती है, तो वो चीज़ें थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना। और इनको पढ़ना कैसे है, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, अपने नोट्स वगैरह से कहीं से भी पढ़ रखा है तो ठीक है, वो समझने के लिए बेहतर है, लेकिन आपको याद क्या करना है, एनसीईआरटी। लेकिन मैं दूसरे कैटेगरी का बच्चों की बात करूँ, जिसने पूरा 11th ही छोड़ रखा है, या फिर जिसने पूरा 12th छोड़ रखा है, या फिर किसी ने पूरा ही साफ करके रखा है, कुछ भी नहीं पढ़ रखा है अभी तक, तो उसको क्या करना है, वन शॉट देखना है। देखो भाई, बायो में वन शॉट इनफ होते हैं। अगर चैप्टर छोटा है तो 2 घंटे का वीडियो देखो, 3 घंटे का वीडियो देखो, इनफ है। वीडियो देख लो, जैसे मैं वीडियो देख रहा हूँ सामने अपना, जो भी जिस पे वीडियो रख रहा हूँ, फ़ोन या आईपैड या फिर कुछ भी चीज़ है, बगल में रखूँगा अपना एनसीईआरटी का बुक। जो भी टीचर पढ़ाएगा मैं पॉइंट कहाँ करूँगा, अपने बुक में, क्योंकि याद कहाँ से करना है, अपने बुक से, और उस चीज़ को हाईलाइट करूँगा। जब नेक्स्ट टाइम रिवीजन करूँगा तो कहाँ से करूँगा, जो वन शॉट में जो नोट्स दिया उससे नहीं, अपने बुक से, अपने एनसीईआरटी बुक से। जितनी बार भी आप पढ़ सकते हो एनसीईआरटी बुक ही पढ़ना, क्योंकि एनसीईआरटी बुक ही बायो के लिए ब्रह्मास्त्र है।
मैं कोई नया नहीं बोल रहा हूँ, सारे टीचर यही बोलते हैं, मैं भी अपने टाइम पे यही किया था, आप भी यही करना। जब मैं फर्स्ट टाइम नीट दिया था ना, तो मेरे मार्क्स आए थे 439, फिजिक्स में 20 से भी कम नंबर आए थे मेरे, केमिस्ट्री में ठीक ठाक नंबर आया था, और मेरा उस टाइम बायो में आया था 322। इसलिए आया था क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैंने एनसीईआरटी पढ़ा था। तो वो ये चीज़ें पे आप भी ध्यान देना, बस उसको वन शॉट से देख लेना है और वहाँ से पढ़ लेना है। रिवीजन करने के टाइम पे भी आपने अगर कोई चैप्टर भूल गया है तो भी आप वन शॉट से देख लेना, चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और इसकी चैप्टर कोई भी चैप्टर करने के बाद बस उसका प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो लगा लेना है। इसमें भी एक सवाल आती है कि भाई प्रीवियस ईयर कितने साल का लगाऊं, 32 ईयर्स, 30 ईयर्स, 10 ईयर या 15 साल। देखो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पता है कि कितने साल का लगाना है, 10 मैक्सिमम 15 साल। 15 साल से पीछे का क्वेश्चन मत लगाना, इरेलीवेंट क्वेश्चन है। आप लगाने जाओगे क्वेश्चन बनेंगे नहीं, आप डीमोटिवेट होकर आओगे, एनसीईआरटी बुक फेंक दोगे, बोलेगे इसका पढ़ने का क्या ही फ़ायदा जब क्वेश्चन ही नहीं लग रहे हैं। भाई वो जो क्वेश्चन है वो पहले आते थे, अब नहीं आते हैं। तो 10 से 15 साल मैक्सिमम, 32 ईयर्स पे मत जाना। अब ऐसे सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है तो आप कर लेना, लेकिन जो क्वेश्चन बिल्कुल इरेलीवेंट है उस पर जंप मत करना। 10 क्वेश्चन ही करना, लेकिन अच्छे क्वेश्चन करना जो तुम्हारे काम का है। 50 के पीछे मत भागना। पता है बच्चे मैक्सिमम क्या भागते हैं कि मैंने 200 क्वेश्चन किया चैप्टर का। भाई 200 क्वेश्चन जो आपने किया क्या वो काम के हैं? या फिर जो आपने नोट्स पढ़ा 20 पेज 25 पेज का, क्या वो काम का है? जो एनसीईआरटी में 3 पेज का जो 4 पेज का चैप्टर होता है ना, वही काम का है। नोट्स की चीज़ें सही है समझने के लिए, जैसे मैं C3 साइकिल समझ रहा हूँ, C4 साइकिल समझ रहा हूँ, तो समझने के लिए सही है, टीचर जो बता रहे हैं उसको लिखूंगा, लेकिन याद कहाँ करना है, याद कहाँ से करना है? एनसीईआरटी से। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना कि देखो हम लोग बनने जा रहे हैं डॉक्टर, मास्टर नहीं। तो डॉक्टर बनने के लिए क्या चाहिए? सिलेक्शन चाहिए नीट में। तो नीट में सिलेक्शन के लिए ज़रूरी क्या है? एनसीईआरटी। तो जो एनसीईआरटी में डेटा है बस उसे याद करना है। हमें मास्टर नहीं बनना है कि उस पर पीएचडी करके बैठे जाए। आपके अगल बगल ऐसे 1-2 बच्चे होते हैं, सब जगह होते हैं, जो कोई चैप्टर इंटरेस्ट आ रहा है तो इतना सारा पढ़ लेते हैं और फिर आपके पास आके ज्ञान देंगे कि भाई मैं ये पढ़ के आया हूँ, ये तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टीचर ही बता रहे हैं। और बहुत सारे टीचर भी करते हैं, यूट्यूब पे भी मैंने देखा है बहुत सारे, मैं भी अपने टाइम पे, कि जो काम का एनसीईआरटी में चीज़ें नहीं रखे लेकिन उसको 7 स्टार 8 स्टार 12 स्टार पता नहीं क्या क्या बना देंगे और बोल देंगे कि ये याद कर लेना, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब बच्चे उस पर देखो, मेरे को अगर कोई बोला जाए कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मेरा ध्यान जो उस पर चला जाएगा और वो चीज़ें मैं याद कर पाऊंगा, लेकिन जो बेसिक चीज़ें है, जो मेरे काम का चीज़ें है एनसीईआरटी, वो मैं भूल जाऊँगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी क्या है भाई, इसमें तो इतने सारे इजी चीज़ें दे रखे हैं, इससे पढ़ के क्या ही होगा। और जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के चक्कर में जो बेसिक डेटा है वो भी भूल जाते हैं। तो बस एनसीईआरटी का कितना इंपॉर्टेंस है आपको भी पता है, सबको ही पता है। तो लास्ट में क्या करना है, इन्हीं सभी चीज़ों को बस पढ़ना है अच्छे से। तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता, बस जो चीज़ें मैंने बताया उसे अच्छे से फॉलो करना। जो मैंने 5 यूनिट बताया उस 5 यूनिट को अच्छे से करने के बाद जो रेस्ट ऑफ द यूनिट है उसे भी अच्छे से कर लेना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बिल्कुल मत भूलना। जो बायो का जो मेन चीज़ है ना, कि सिर्फ पढ़ के छोड़ना नहीं है, उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने वो भी अच्छे से लगाने होते हैं। बस यही कुछ था बायो में बताने का। और यहाँ एक सबसे जो ज़्यादा सवाल आते हैं कि भैया बहुत सारे डिप्रेस्ड हो रहा हूँ, एंजाइटी आ रही है, पैनिक अटैक आ रहे हैं। देखो भाई, जितना भी मैंने चीज़ें बताया इस चीज़ को बस आप ऐसे बस मत कर देना कि कोई तरीका से नहीं, बस ऐसे ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया। एक तरीके से एक प्लानिंग बनाओ, खुद का एक प्लानर बनाओ। बहुत सारे लोग मेरे से प्लानर मांगते हैं कि भैया आप एक प्लानर बना के दे दो, तो मेरे लिए पॉसिबल देना है नहीं, क्योंकि मेरे भी क्लास होते हैं, मेरा भी। और अगर मैं सबको इंडिविजुअली एक प्लानर देता फिरूँ तो फिर कितना टाइम लगेगा आपको ही पता है। मेरे पास अप्रॉक्स 1000+ बच्चे नीट वाले कनेक्टेड है मेरे से, और मैं ट्राई भी करता हूँ, जो भी वो टेस्ट करते हैं मैं डेली उनको कुछ ना कुछ गाइड देते रहता हूँ, कुछ ना कुछ चीज़ें बताते रहता हूँ क्या करना नहीं करना। लेकिन अब मैं सबको प्लानर तो नहीं दे सकता हूँ ना। और जो खुद का प्लानर होता है ना, वो सबसे बेस्ट प्लानर होता है। खुद का जो आपने खुद से बनाया, अपने तरीक़ों से बनाया है कि मैं कितना पढ़ सकता हूँ, उस तरीके से आपने बनाया। और एक और सवाल कि भैया एक दिन में 1 चैप्टर पढ़ूँ या 2 चैप्टर पढ़ूँ, एक दिन में कितने घंटे पढूँ? भाई ये सब चीज़ें आप पे डिपेंड करता है। अगर कोई बड़ी सी चैप्टर है जैसे एमबीआई है, उसको आपने एक दिन में अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन आपका टारगेट था 2 चैप्टर पढ़ने का, आपने एमबीआई को अच्छे से पढ़ लिया, आपने उसके सवाल भी लगा लिए, तो आपने 6 से 7 क्वेश्चन आपने सिक्योर कर लिया। लेकिन आप ये सोच कर डिप्रेस्ड हो रहे हो कि मैंने दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ा। भाई जो कोई चैप्टर बड़ा है तो उसे एक दिन में ही पढ़ना होता है ना। लास्ट में अगर रिवाइज कर रहे हो तो आपसे 1 चैप्टर रिवाइज हो रहा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई छोटा चैप्टर आ गया तो आपने 1 की जगह 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, तो उस चीज़ में आपको खुश भी तो होना है ना।
ऐसा तो नहीं कि मैं उस दिन 3 चैप्टर पढ़ा था, आज मैं एक ही चैप्टर पढ़ पा रहा हूँ। हर चैप्टर का अपना एक लेंथ होता है, अपना एक वेटेज होता है, उसी हिसाब से पढ़ना है। तो लास्ट में अपने तरीके से पढ़ो। अगर आपके पास प्लानर नहीं है तो आप हमेशा डिप्रेस्ड होगो, क्योंकि करने को ही नहीं है ना कि मैं कल क्या करूँगा, परसों क्या करूँगा, आज क्या करूँ। ये चीज़ें पता ही नहीं लोगों को लगता है और कि कोई और दे मुझे प्रोवाइड करके। नहीं भाई, खुद के तरीक़ों से बनाओ। अभी से 1 महीना बचे हैं नीट में, अगर माना जाए तो 1 महीना, तो 1 महीना का एक प्लानिंग करो कि मुझे 1 महीने का ये प्लान है मेरा, और उस प्लान पे स्टिक रहो। ऐसा नहीं है कि किसी टॉपर ने आके या फिर किसी और टीचर ने आके बता दिया कि लो इस प्लान से चलो, मैं अपना प्लान छोड़ दिया, उस पर मूव ऑन कर गया। ऐसा नहीं करना है। जो खुद का आपने प्लान बनाया अपने कॉन्फिडेंस के अनुसार, तो उस पे विश्वास रखो, अपने पे खुद पे विश्वास रखो। सबसे लास्ट में जो चीज़ें है ना, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, चीज़ें आपके अच्छे होंगे, और अपने तरीके से करो। दूसरों से हेल्प लो, लेकिन चीज़ें जो आपने पहले बनाया है, जो आपने पहले बना के रखा है, उस पर ही चलना है। तो बस खुद को कॉन्फिडेंस रखो एग्ज़ाम तक, और जो भी आपने टारगेट कर रखा है, जितने मार्क्स आपने टारगेट करके रखा है, तो अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो। बस आपके नंबर आएंगे, 100% आएंगे। अपना बेस्ट देना। सिलेक्शन होना ना होना डेट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन अपना एटलीस्ट 100% तो दे सकते हैं ना। तो लास्ट के टाइम पे यही होता है, चीज़ों को सोचना कम होता है, करना ज़्यादा होता है। तो बस इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है आपकी तरह। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड बी कॉन्फिडेंट।